आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये बताई जा रही है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग। सर कहाँ पर है ये ऑफिस बिल्डिंग? ये आपको गुजरात के अंदर जो सूरत शहर है ना, उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। आज से लगभग 5 साल पहले इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। अब आपके दिमाग में आएगा सर इतना क्या है, मतलब व्हाई इज इट इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट बिल्डिंग? देखो पहले ऐसा बताया जाता था कि यूएस का जो पेंटागन है ना, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग वो थी। पर अब इसने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि ये 67 लाख स्क्वायर फीट के अंदर ये पूरा एरिया स्प्रेड है। और यहाँ पर ना आपको ये जो एक एक आप देख रहे हो, ये एक बिल्डिंग आप देख पा रहे हो, ये टोटल 15 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। और इस तरह से टोटल आपको 9 इस तरह से, 4 इस साइड और 5 इस साइड आपको देखने को मिल जाएगी। तो अपने आप में आप नोटिस कर पाओगे लगभग 4200 ऑफिसेज आप यहाँ पर काम करेंगे एक ही टाइम के ऊपर। तो इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट था जो कि 5 साल के बाद लगभग हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। पर आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर इतना बड़ा क्यों बना दिया, मतलब क्या जरूरत थी इस चीज की? देखो, आप मुझे ये बताओ कि सूरत आखिर किस चीज के लिए जाना जाता है? आप बोलोगे सर सूरत के अंदर हम जानते हैं डायमंड्स की जो कटिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया, ये सब चीजें सूरत के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। बिल्कुल ठीक बात है। तो पॉलिशिंग कटिंग तो यहाँ हो जाती है, पर उसके बाद उसकी जो प्रॉपर ट्रेडिंग हो गया या फिर इंटरनेशनल बाइंग वगैरह हो गया, वो कहाँ पर होती है? कुछ हद तक तो सूरत में ही होती है, पर मेजरली पता क्या होती है? मेजरली होती है मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर आप बीकेसी जानते हैं ना, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वहां पर इसकी ट्रेडिंग होती है। डायमंड ट्रेडिंग का पूरा बिजनेस है ना, वो वहां पर स्प्रेड है। ऐसा क्यों? देखो मुंबई अपने आप में उसकी कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है, प्लस वहां पे बिल्डिंग्स वगैरह अच्छी खासी मतलब बनी हुई हैं। तो सारी इंटरनेशनल बायर्स वहां पर आने की कोशिश ज्यादा करते हैं। पर अब अगर हमें मान लो इस चीज को और एक्सपेंड करना है तो मुंबई के अंदर तो बड़ी दिक्कत है। रीजन बीइंग कि मुंबई में आप जानते हो, देखो रियल एस्टेट के प्राइसेस तो आसमान ही छूते हैं हमेशा ही, ठीक है ना। तो अपने आप में नया कुछ सेटअप करना वहां पे बहुत मुश्किल था। तो हमने यही सेम चीज यहाँ पे सूरत के अंदर सेटअप कर दी इस तरह से। तो इसको बोल रहे हैं क्या? एसडीबी, सूरत डायमंड बोर्स, ठीक है। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ही आपको ऑफिस बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ जो सूरत का एयरपोर्ट है, उसको भी हमने काफी बड़ा बना दिया है। उसमें भी नए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और एड ऑन कर दिया है, ताकि कल को जो ट्रेडिंग बिजनेस हो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि सूरत का डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ने वाला है। प्लस एट द सेम टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह भी बोला है कि लगभग 1.5 लाख नई नौकरियां इससे मिलेंगी। तो अपने आप में ये बहुत अच्छी बात आपको देखने को मिल जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम जो लोकल बिजनेस है उसको भी एक मैसेज पुश मिलने वाला है। तो दोस्तों डेट है आज की 18 दिसंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। 20 दिसंबर यानी कि परसों सुमित सर आपके शहर आ रहे हैं लखनऊ के अंदर, और ये एक ओपन ओरिएंटेशन सेशन होगा। यहाँ पर आप डेफिनेटली आप सर को ज्वाइन कीजिएगा एंड सर आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स देंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एंड एक आपको एक रोड मैप भी आपको प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर सेशन को ज्वाइन करने के लिए नीचे गूगल फॉर्म का मैंने एक लिंक डाल दिया है। आप उसको लिंक को आप फिल कर दीजिए, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए एंड डेफिनेटली इस इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी को आप यूज कीजिएगा इस सेशन को अटेंड करके। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कृत्रिम इंडियाज एआई मॉडल। सर ये क्या चीज है? देखो पहले तो ये समझो ये कृत्रिम वर्ड का मीनिंग क्या होता है। दरअसल ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है क्या? आर्टिफिशियल। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। सर आप पिछले एक हफ्ते से बता रहे हो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कहीं ना कहीं शायद ये भी एआई के साथ लिंक्ड है। आंसर इज यस। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं ना, ये आप देख पाओगे ओला के जो सीईओ है भवेश अग्रवाल जी, उनके द्वारा यहाँ पर इसको अनवील किया गया, इसको यहाँ पे बताया गया। अब आप नोटिस करो यार, आज के टाइम के ऊपर ना दुनिया में बहुत सारे अलग अलग एआई मॉडल्स हैं। बिल्कुल ठीक बात है, और काफी वो बड़े भी हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। पर ये जो बड़े बड़े एआई मॉडल्स हैं, ये इंडियन कल्चर के साथ लिंक नहीं होते बहुत ज्यादा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब जैसे मान लो, अगर मैं जैसे लेट से जैसे एक एग्जांपल लो, चैट जीपीटी की जैसे हम बात करते हैं, या फिर पिछले हफ्ते हमने गूगल जेमिनाई के बारे में पढ़ा था। अगर हम इनसे कुछ पूछे ना, तो इनका ना जो आंसर देंगे ये लोग, क्या आंसर देंगे? ये आंसर देंगे एक फॉरेन माइंडसेट के हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर लेट से मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि कुंभ मेला क्या होता है, तो ये कुंभ मेला का परसेप्शन देंगे एक फॉरेनर के परस्पेक्टिव से। पर भैया हमारे लिए कुंभ मेला एक अलग ही हमारे कल्चर का पार्ट है, हमारा एक आंसर कुछ अलग होगा। तो गेटिंग द पॉइंट, वो सारी चीजें वो यहाँ पर ये फॉरेन वाले जो एआई मॉडल्स है वो नहीं देख पाएंगे।
पर हमारा ये जो कृत्रिम मॉडल है ना, जो कि इंडिया का इंडिजिनस एआई मॉडल है, वो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेगा। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर ना बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर ये अवेलेबल है, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तेलुगु, इस तरह की टोटल आपको 20 इन लैंग्वेजेस को ये अंडरस्टैंड करता है एंड साथ ही साथ कंटेंट जनरेट कर सकता है 10 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। तो बेसिकली मेरे कहने का पॉइंट ये है कि यहाँ पर ना ये अपने लैंग्वेज स्किल्स को इंडिया की जो लोकल मार्केट है उसको डोमिनेट करेगा। तो अपने आप में ये बहुत इंडिया की स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से यहाँ पे इसको क्राफ्टेड है। इवन मैं इसकी सुन रहा था, इनके जो बात कर रहे थे, इन्होंने बात करी कि जो हमारे देसी यूजर होते हैं ना, इन्होंने यही वर्ड यूज किया कि जो हमारे देसी यूजर्स होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया ढंग से इसको यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि इसमें जो डेटा कलेक्टेड है ना, वो लोकल सोर्सेज से हमने यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया है। और यहाँ पे ऐसा बताया गया कि लगभग 2 ट्रिलियन टोकन के ऊपर हमने यहाँ पे इसको ट्रेन भी किया हुआ है। तो अपने आप में आप नोटिस कर पाओगे कि इंडियन लैंग्वेजेस को रेफरेंसेस हैं, जो फ्रेजेस हैं, उन सभी को ये अंडरस्टैंड कर पाएगा। इंडिया के हिसाब से अगर हम नोटिस करें ना, तो इन्होंने ये बात भी करी कि जो चैट जीपीटी 4 है ना, उससे हमारा ये जो वर्जन है वो बेहतर है, मतलब इंडिया के लिए। ठीक है ना? अपने आप में ये वॉइस इनपुट्स और अलग अलग आपके जो वॉइस कमांड्स हो गया, उसके अंदर भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर पाएगा। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम क्योंकि इसमें वॉइस इनपुट्स भी हैं, तो वॉइस इनपुट्स की मदद से जो हमारे लोग हैं, मतलब जो लेट से जो देख नहीं पाते, वो भी इसको यूज कर पाएंगे अपने वॉइस के माध्यम से। तो इस तरह से इसका बीटा वर्जन 2024 में हमें देखने को मिल जाएगा। अलग अलग एंटरप्राइज डेवलपर्स के लिए 2024 से ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। आइडिया आपको लग गया होगा। यहाँ पे 2 मॉडल होंगे, कृत्रिम बेस मॉडल और कृत्रिम का एक प्रो मॉडल, जो कि प्रो मॉडल आप समझ गए होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क एग्जीक्यूशन के लिए होगा, और बेस मॉडल एक तरह से एपीआई की तरह यहाँ पे काम करेगा। बाकी एलएलएम बेस्ड एल्गोरिथम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एलएलएम के बारे में थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसको यहाँ पे बोलते हैं। एक तरह का एआई एल्गोरिथम है जो कि डीप लर्निंग को यूज करता है, ताकि जो भी इस तरह की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की टास्क है ना, उनको अच्छे से समझ पाए। जैसे मैंने बताया ना, अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ ये काम कर सकता है, हिंदी और अपनी जो बहुत सारी लैंग्वेजेस मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, मराठी, तेलुगु, ये सब चीजें। इसको कई बार ना न्यूरल नेटवर्क्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक्चुअली में आप देखो, जो भी कंप्यूटिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर हो रही है। तो ये न्यूरल नेटवर्क का नाम भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कुछ ग्लोबल अगर मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेंचमार्क्स की बात करूं, तो एमएमएलयू हो गया, हेलास्वैग हो गया, बीबीएच हो गया, पीआईक्यूए हो गया, एआरसी, ये कुछ ग्लोबल बेंचमार्क्स है। उतना ध्यान नहीं देना, बस एक बेसिक आइडिया इनकी रिगार्डिंग होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ईयू एंड यूएसए इम्पोज काउंटर वेलिंग ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स। ये क्या मुद्दा है? यहाँ पर क्या हुआ है, यूएस और यूरोपियन यूनियन ने ना सीवीडीज लगा दिए हमारे 4 इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर। पहले ना मैं आपको एक स्कीम समझाता हूँ, RODTEP क्या है। एक सेकेंड, ये रही आपकी RODTEP। इसका मतलब क्या है? रिमिशन ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, कहीं लिखा भी होगा आई थिंक, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जो भी आप एक्सपोर्ट करते हो उसके ऊपर आपका क्या होता है, रिमिशन। रिमिशन का मतलब क्या होता है? रिमिशन का मतलब होता है कि आपको उसके रिगार्डिंग वो पैसा आपको रेमिट कर दिया, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो जो आप प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, उसके ऊपर जो भी आपको ड्यूटीज और टैक्सेस लगती है, उसका रिमिशन करना, मतलब वो पैसा आपको वापस करना। मैं समझाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। जैसे मान लो, अब आपका कोई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप इंडिया से बाहर भेजते हो, ठीक है, तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। एक्सपोर्ट कर रहे हो तो देश के लिए अच्छी बात है, क्योंकि देश को वापस में डॉलर मिलेंगे, आपका सामान बाहर बिक रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आपको क्या करती है, आपको इंसेंटिवाइज करती है, ठीक है ना, ताकि आपका प्रोडक्ट जब इंडिया से बाहर जाए वो सस्ता हो। अगर सस्ता होगा तो बाहर के लोग खरीदेंगे, डेफिनेटली खरीदेंगे। तो इंसेंटिवाइज किया जाता है। तो RODTEP में पता क्या होता है, आपके जो भी ड्यूटीज और टैक्सेस आप पे करते हो, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो, उसके रिगार्डिंग आपको टैक्सेस ना देने पड़े, ये यहाँ पर मैकेनिज्म है। अब आप लोग सोचोगे, सर जब हम किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर जीएसटी तो लगता नहीं, उसके ऊपर तो जीएसटी 0% होता है, तो फिर ये कौन से टैक्सेस की बात कर रहे हो आप? देखो, कई और टैक्सेस होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ पेट्रोल, डीजल, या फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये सब चीजें लगी होंगी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह, उनके ऊपर जो टैक्स लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। उसी तरह से कई ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोल सेस लगता है, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ जगह के ऊपर अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो मंडी टैक्स लगता है, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ और इस तरह के कुछ एडिशनल टैक्सेस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे टैक्सेस आपने जब पे किए, तो ये टैक्सेस ने क्या कर दिया, इन टैक्सेस की वजह से आपका जो प्रोडक्ट था ना, वो महंगा हो गया। प्रोडक्ट महंगा हो गया तो दूसरे देश में दिक्कत आएगी, महंगा बिकेगा। तो यहाँ पर पता क्या करती है सरकार? सरकार बोलती है कि अच्छा, आपने ये टैक्सेस पे किए हैं,
कोई दिक्कत नहीं। इन टैक्सेस के बदले ना हम क्या दे देते हैं तुम्हें, एक कागज का टुकड़ा। कागज का टुकड़े को क्या बोलते हैं, ड्यूटी स्क्रिप्ट बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या, आपको ना मान लो आपने 100 रुपए का टैक्स पे किया था अलग अलग तरह से, अब आपको 100 रुपए की सरकार क्या दे देगी, एक ड्यूटी स्क्रिप्ट दे देगी। इसको कहाँ यूज कर सकते हैं सर, इस कागज के टुकड़े को। अगली बार आप ऐसा भी तो करोगे, कुछ दूसरे देश से कुछ सामान मंगाओगे, कुछ इंपोर्ट भी तो करोगे आप कुछ ना कुछ कभी कभी, बिल्कुल करेंगे। तो वो 100 रुपए ना किया कि कागज का टुकड़ा आप दिखा देना, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी आपके ऊपर नहीं लगेगी। क्या ये बात समझ पाए? तो इस तरह से एक्सपोर्टर को कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं। अगर मान लो आप इंपोर्ट नहीं करते, आप कोई बात नहीं, आप मुझे दे देना, ठीक है ना, मैं इसको यूज कर लूंगा, मैं इंपोर्ट करवाता हूँ। तो बेसिकली ये ड्यूटी स्क्रिप्ट क्या होती हैं, ट्रांसफरेबल भी होती हैं। तो ये है आपकी RODT EP स्कीम, ये WTO कंपेटिबल है। तो अभी क्या हुआ है ना, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह से काउंटर वेलिंग ड्यूटीज को इम्पोज कर दिया गया है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी आप समझते होंगे, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है कि किसी चीज को काउंटर करना। काउंटर करना मतलब जैसे मान लो चाइना है, ठीक है ना, चाइना ने पता क्या किया, चाइना ने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए वहां के मैन्युफैक्चरर्स को। अब क्योंकि उसने ये सारे बेनिफिट्स दिए वहां के मैन्युफैक्चरर्स को, इस वजह से उनके मैन्युफैक्चरर्स की जो इंडिया में प्रोडक्ट्स थे वो सस्ते हो जाएंगे। पर इंडिया इसको काउंटर करेगा, कैसे करेगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा के। क्योंकि होम कंट्री ने कुछ यहाँ पे सब्सिडीज प्रोवाइड करी थी, उसके बेनिफिट को ऑफसेट करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी यहाँ पे लगाई जाती है, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन पाए। उसी तरह से ना आपने और भी चीजें सुनी होंगी, जैसे आपने कहाँ गया आप, जहां आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में सुना होगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है, देखो थोड़ा सा फर्क होता है। मान लो चाइना की कुछ कंपनीज है, ठीक है ना, वो पता क्या कर रही हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में डंप कर रही हैं। डंप मतलब बहुत ही लो प्राइसेस के ऊपर इंडिया में डाले जा रही हैं। इससे क्या होगा, इससे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इनके साथ compete नहीं कर पाएंगे चाइना की कंपनीज के साथ, क्योंकि उन्होंने इतने सस्ते दाम के ऊपर प्रोडक्ट्स इंडिया में डंप कर दिए हैं। तो इस वजह से दिक्कत क्या आती है, इस वजह से दिक्कत ये आती है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एक दिन खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। तो यहाँ पर इस चीज को रोकने के लिए ना हम लगाते हैं क्या, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ताकि लोकल बिजनेस और मार्केट को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्सपोर्टर स्पेसिफिक भी होती है कि किस एक्सपोर्टर के अगेंस्ट लगानी है, कंट्री स्पेसिफिक भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये देखनी पड़ेगी कि ये जो चीजें हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बात कर दी, इसको एडमिनिस्टर कौन करता है। देखो जब मैं बात करता हूँ ना एडमिनिस्टर की, तो ध्यान रखने वाली बात है, इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय DGTR, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, जो कि आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसको सजेस्ट कर दिया कि इतना आपको लगाना चाहिए। पर लगाता कौन है, लगाता कौन है भैया, वो लगाती है आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है। ये दोनों का फर्क आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन एडमिनिस्टर करता है, कौन रिकमेंड करता है एंड कौन इम्पोज करता है। ये फर्क आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। एंड साथ ही साथ दोनों के बीच का फर्क, एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी का फर्क भी आपको पता होना चाहिए। DGTR मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था ना, ये उसी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस को टेकअप करती है बिफोर रिकमेंडिंग समथिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिकमेंड करी थी ना, उससे पहले ये इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो ये सिंगल नेशनल अथॉरिटी है इस तरह की चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। एक चीज़ और होती है सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी का मतलब क्या होता है, जो भी स्टेप्स आपकी सरकार लेती है आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम सेफ गार्ड ड्यूटी बोल देते हैं। सेफ गार्ड ड्यूटी के अंदर ना सनसेट क्लॉज जरूर होते हैं। सनसेट क्लॉज का मतलब क्या, कि मान लो आपने कुछ आज काम स्टार्ट किया, पर आपने बोल दिया कि ये काम मैं 5 दिन तक करूंगा, तो आपने एक डेडलाइन डाल दी कि भैया इतने दिनों तक ये काम चलेगा, तो सनसेट क्लॉज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम आपने शुरू किया और वो इन्फिनाइट चलता रहा, नहीं, इट शुड हैव अ डेडलाइन कि यार इतने तक मैं यूज करूंगा, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। तो ये ड्यूटीज है ना, ये एक सर्टेन टाइम तक लगती हैं। आपने बता दिया अरे 5 दिनों के लिए लगेंगे या 5 महीनों के लिए, उसके बाद ये नहीं लगेंगी, तो सनसेट क्लॉज यहाँ पे होता ही होता है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग। बाकी RODT EP स्कीम के अंदर आप देख पाओगे कि 2023-24 के लिए लगभग 15,000 करोड़ इसको यहाँ पे डाले गए हैं इसके बजट के रिगार्डिंग, ठीक है। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, दोस्तों हमारा जो RPP प्रोग्राम है, रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम, वो स्टार्ट होने जा रहा है 8 जनवरी से। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आप डेली बेसिस के ऊपर 40 GS के क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड डेली बेसिस के ऊपर 20 क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व करोगे। 3500 इस तरह से आप टोटल GS क्वेश्चन और 2000 आप CSET क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करोगे। प्लस एट द सेम टाइम आपको कंप्लीट CSET मॉड्यूल दिया जा रहा है एंड बहुत सारे और बेनिफिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो जब भी प्रीलिम्स की बात करते हैं ना, तो अपने आप में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ना, ये इसी चीज को इंश्योर करता है कि आपकी प्रैक्टिस के अंदर कोई भी कमी ना आए, ताकि आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के माध्यम से अपना प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, तो आपको उस रीजन
जो कि हमारा मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, उसको बिल्कुल आप फ्रीली भी एक्सेस कर पाओगे। तो अपने आप में बहुत ही बेनिफिशियल प्रोग्राम ये होने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल है। पटेल नगर, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना, हर जगह आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सभी के लिंक्स डाले हुए हैं, तो प्लीज़ उन लिंक्स को गो थ्रू कीजिए एंड आई एम श्योर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आगे चलें, अगला टॉपिक हमारा इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023। देखो ये वीकेंड के ऊपर न्यूज़ में था, तो ध्यान से समझना, इंदिरा गांधी पीस प्राइज ना इन 2 लोगों को दिया गया है। सर कौन है ये 2 लोग? देखो एक है आपके अली अबू अवाद, ये दरअसल में ना इन्होंने पैलेस्टीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। एक्चुअली पैलेस्तीन नहीं बोलूँगा, पैलेस्तीन और इज़राइल के बीच में शांति संबंध बनाने के लिए इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया है। ठीक है ना? तो गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं नॉन वायलेंस, इन्होंने उनकी आइडियोलॉजी पे चलते हुए इस चीज़ को इंश्योर किया है कि हम कैसे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में पीस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 17 दिनों की इन्होंने यहाँ पे भूख हड़ताल भी करी, ठीक है ना? इन्होंने अपने साथ में लोगों को जोड़ा, ताकि एक तरह से नॉन वायलेंस के थ्रू हम यहाँ पर इंश्योर कर पाएँ कि प्रॉपर रेज़ोल्यूशन हो, जो इज़राइल और पैलेस्टीन का ये मुद्दा है। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ डेलियन बेरेनबोइम की, ये एक ना म्यूजिशियन है। इन्होंने म्यूजिक की मदद से ये बताया कि किस तरह से हम वेस्ट एशिया के अंदर हार्मनी लेकर आ सकते हैं। ठीक है ना? अपने म्यूजिक के माध्यम से लोगों के अंदर भाईचारा, यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग लाने की यहाँ पे इन्होंने कोशिश करी। तो इस वजह से इनको यहाँ पे प्राइज़ मिले हैं। तो थोड़ा-सा इस प्राइज़ के बारे में समझ लेते हैं। देखो इसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ बोलते हैं या फिर इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट बोला जाता है। 1986 से जो प्राइज़ है, ये हर साल दिया जाता है। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। यहाँ पर आपको 25 लाख का एक मॉनेटरी अवार्ड विद साइटेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे प्राइज मनी यहाँ पे मिलती है। और ये प्राइज आपको इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, जैसा यहाँ पर इन दोनों को मिला। ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिल सकता है, आपकी एनजीओस को, जैसे आपने ना प्रथम एनजीओ का सुना होगा, 2021 में प्रथम एनजीओ को मिला था। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिल जाता है, जो भी इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ध्यान में रखने वाली एक और बात है कि ज़रूरी नहीं है कि इंडियन सिटीज़न को ही मिले, आप इंटरनेशनल सिटीज़न्स को भी दे सकते हो, जैसा यहाँ पर इस साल के 2023 के केस में हमें देखने को मिला भी है। ठीक है ना? तो इंटरनेशनल एक ज्यूरी होती है, जो कि इस ट्रस्ट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, वो फिर देखती है अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ को एंड जो उन्हें ठीक लगता है, फिर अकॉर्डिंगली उनको यहाँ पर ये अवार्ड देखने को, मतलब इनको जो है अवार्ड अकॉर्डिंगली दे दिया जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं इस पर्टिकुलर के रिगार्डिंग, जैसे 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन को मिला था, जिन्होंने कोविड वॉरियर्स के लिए जो एक रिप्रेजेंटेटिव्स का जो काम करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके कुछ पॉइंटर्स थे। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि एक तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ है, जो कि हमने डिस्कस भी किया। इसके अलावा ना एक और हमें प्राइज़ देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर बात करी जाती है कि जिन लोगों ने कुछ हमारे देश के अलग-अलग रिलीजियस ग्रुप्स, कम्युनिटीज़, एथनिसिटीज़, कल्चर, उनके बीच में एक अच्छा लिंक बनाने की कोशिश की है ना, तो वो अवार्ड इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड उनको दिया जाता है। तो थोड़ा-सा फ़र्क है, दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ मंथन शिविर फॉर पीएम जनमन। देखो पिछले महीने यानी कि 15 नवंबर को ना हमने पीएम जनमन का डिस्कस किया था। पीएम जनमन क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ कि 15 नवंबर को ना क्या होता है, बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस होता है। ठीक है? वो मंडा ट्राइब को बिलॉन्ग करते थे और इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। इन्होंने, आप जानते होंगे, छोटा नागपुर जो एरिया है, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक रेवोल्यूशन देखने को मिलती है, जिसका नाम है उलगुलान रेवोल्यूशन। ठीक है? मुंडा मुंडा रेबेलियन आप सुनते हो ना? तो उसी को यहाँ पे इस नाम से जाना जाता है। प्लस एट द सेम टाइम इन्होंने बात करी थी बिरसायत की। बिरसायत एक तरह से इन्होंने अपने खुद का सेक्ट बना लिया था, क्योंकि एक्चुअली क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा ना बहुत वहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट किए जा रहे थे, कन्वर्ट किया जा रहा था लोगों को। तो यहाँ पे इन्होंने बिरसायत का यूज़ करते हुए ब्रिटिशर्स की जो ऑपरेशन था, उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट रन करी थी, जिसका नाम था उलगुलान। तो उसी दिन को हम यहाँ पे, ठीक है, गौरव जनजातीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वहाँ पर उसी टाइम के ऊपर इस पीएम जनमन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अभी क्या हुआ है, हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं ना, इन्होंने यहाँ पर कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्लान को यहाँ पे डिस्कस किया इस मंथन शिविर के अंदर। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था गौरव जनजातीय दिवस यानी कि 15 नवंबर 2023 को। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इस पर्टिकुलर स्कीम की इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। 24,000 करोड़ का अभी के लिए फाइनेंशियल आउटले है। ध्यान रखना, पीएम जनमन के अंदर आपकी सेंट्रल सेक्टर भी और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों देखने को मिलती हैं। क्योंकि समझो यहाँ पर हो पता क्या रहा है, आपकी जो पीवीटीजीज है, अभी समझाऊंगा पीवीटीजीज भी, 75 पीवीटीजीज के डेवलपमेंट की बात करी गई है। तो उसके अंदर अलग अलग चीजें आ जाएंगी, पक्का हाउस उनको देना, उनको रोड कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई हो गया, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करना, हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट करना, आंगनबाड़ी सेंटर्स होना। इस तरह से टोटल यहाँ पे और भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये इनमें से कुछ चीज़ें सेंट्रल सेक्टर हैं,
कुछ चीज़ें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। बेसिकली बात ये है कि आपके जो ट्राइबल ग्रुप्स है ना, उनकी हम कैसे डेवलपमेंट करें एंड स्पेशली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनका डेवलपमेंट कैसे होना है, वो इस स्कीम के माध्यम से देखने को मिल जाता है। थोड़ा-सा मैं आपको पीवीटीजीज़ के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली जो पीटीजीज़ थे ना, एक्चुअली पहले इनका नाम पीटीजीज़ था, पर्टिकुलरली सॉरी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। तो द्विभार कमीशन आया था 1973 के अंदर, उसके द्वारा यहाँ पे रिकमेंड किया गया था कि एक्चुअल में हमारे यहाँ ना कुछ यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो अपने आप में बहुत ही बैकवर्ड हैं। एक्चुअली उनके यहाँ पे प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, लिटरेसी का लेवल काफ़ी कम है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है एंड कहीं न कहीं उनकी जो पॉपुलेशन है, या तो स्टैग्नेंट है या कम हो रही है। ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप्स को बोला गया, जिनका बाद में नाम रख दिया गया पीवीटीजीज़ 2006 के अंदर। तो इनको बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पहले भी हम डिटेल्स बहुत डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया में टोटल आज के समय 75 पीवीटीजीज़ आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। होम मिनिस्ट्री सेट्स अप कमेटी टू प्रोब सिक्योरिटी ब्रीच। देखो पिछले दिन आप जानते हो कि पार्लियामेंट के ऊपर जो सिक्योरिटी ब्रीच हमें देखने को मिला, उसके इन्वेस्टिगेशन करने की ना एक कमेटी बनाई गई है, जिसका नाम है अनीश दयाल सिंह कमेटी। तो ये नाम आप ध्यान में रखिएगा कि ये कमेटी लिंक्ड है आपके जो पार्लियामेंट ब्रीच हुआ था। दरअसल में ये सीआरपीएफ के डीजी हैं अनीश दयाल सिंह जी, तो वो यहाँ पे इसको उस कमेटी इसको प्रोब करेगी। आप थोड़ा इस बात को समझिए कि एक्चुअली में होता क्या है। जब आप पार्लियामेंट के सिक्योरिटी सिस्टम को अगर हम समझें, तो दरअसल में जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है ना, वो 3 ऑर्गनाइजेशन मिलके करती हैं। एक है आपकी दिल्ली पुलिस, एक पैरामिलिट्री फोर्सेस और एक है आपकी स्पेशल डिपार्टमेंट है पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस। तो ये तीनों मिलकर यहाँ पे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी इंश्योर करती हैं। जो दिल्ली पुलिस है, उसका काम होता है कॉम्प्लेक्स के आसपास का एरिया को यहाँ पे सराउंड का ध्यान रखना। पैरामिलिट्री जवान्स का काम होता है आपके आउटर पैरामीटर का ध्यान रखना एंड उसी तरह से पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज का जो इनसाइड होता है ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर का जो सारा है, उसको यहाँ पे सिक्योरिटी का ध्यान रखती है। तो जब भी कोई विजिटर आता है, तो टोटल 3 लेवल की सिक्योरिटी का उसको चेक होता है, ठीक है ना? और अगर उसके पास कोई वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है, तो यहाँ पे वो घुस भी नहीं सकता, ठीक है? आप एक बात समझना कि ऐसे नहीं कि कोई रैंडमली जिसका मन किया जाके देख के आ गया पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, ऐसा नहीं होता। आपको ना एक आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी है या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको यहाँ पे रीच आउट करना पड़ेगा। वो आपको एक पास बनवा के देंगे। अगर आपको पास मिल जाता है, फिर वो पास अकॉर्डिंगली उस पास की मदद से ना आप जा सकते हो पार्लियामेंट के अंदर। तो 1 दिन के अंदर 1 एमपी के कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ 2 ही विजिटर्स जा सकते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो अभी के लिए जो बंदे आए थे ना, जो मतलब 2 लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसे थे, तो एक भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने यहाँ पे उनके लिए पास इश्यू किया था। तो इस तरह से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जो इस तरह से पास इश्यू करता है उन विजिटर्स के रिगार्डिंग। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है ना? और उनके ऊपर आप जानते ही हो योपा एक्ट लगाया गया है उनके ऊपर। योपा क्या है? बेसिकली आपकी जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को है इसका नाम। तो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बन जाता है। ध्यान रखिएगा इस लॉ के अंतर्गत डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे बताया गया है। इसके अंतर्गत इंडियन सिटीजन्स भी और फॉरेन सिटीजन्स दोनों के ऊपर ये चार्जेस लगाए जा सकते हैं। इवन कोई इंडिया के बाहर क्राइम कमिट करता है ना, जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट करता है, वो भी यहाँ पे इसके अंदर हम हैंडल कर सकते हैं। 180 दिन की टाइमलाइन मिलती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, ताकि वो चार्जशीट फाइल कर पाए एंड बेल की कंडीशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं ना कि आप मतलब नॉर्मली हम बात करते हैं ना कि एक इंसान इनोसेंट होता है जब तक उसको हम गिल्टी प्रूव नहीं कर देते। पर यहाँ पर उल्टा रहता है। यहाँ पर आप गिल्टी हो, आपको खुद को इनोसेंट प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे बेल वगैरह अकॉर्डिंगली मिलेगी या फिर आप इनोसेंट प्रूव हो पाओगे। तो ये चीज़ें थोड़े से यहाँ पे ना स्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क उठना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन-सा ऑप्शन ठीक है एंड कौन-सा गलत है। लास्ट सैटरडे मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, उसका मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। जब मैं बात करता हूँ जेम पोर्टल की, तो यहाँ पर लिखा है कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। क्या ये बात ठीक है? द आंसर इज़ रॉन्ग। क्यों? सर ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। आईयूसीएन के हेडक्वार्टर्स क्या न्यूयॉर्क? नहीं, ये आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएँगे। सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। तीसरा बात करूँ सीवीडी काउंटरवेलिंग ड्यूटी, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इम्पोज़ होता है। ये तो सर अभी देखा हमने, तो ये आप हाँ जी, बिल्कुल ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा 2 क्वेश्चन्स मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। एक ये ज़ूलॉजिकल पार्क न्यूज़ में आया था, तो एक बार कोशिश करना इसको अटेम्प्ट करने की, अदरवाइज़ कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। एक आज से बहुत टाइम पहले ना मैंने टीआईडब्ल्यूबी के बारे में डिस्कस किया था, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर। ये दोबारा से न्यूज़ में आ गया है। इसको भी कोशिश कीजिएगा अटेम्प्ट करने की, फिर अकॉर्डिंगली हम कल इसको भी डिस्कस कर लेंगे। लास्ट सैटरडे जो होमवर्क दिया था, उसका आंसर बता देता हूँ। जब मैं बात करता हूँ प्रिविलेज कमेटी की, तो यहाँ पर कह रहा है कि भैया प्रिविलेज कमेटी एक ही कमेटी है दोनों हाउसेस के लिए। अरे नहीं, दोनों की अपनी-अपनी कमेटी है।
लोकसभा की कमेटी के अंदर आपको 15 मेंबर्स और राज्यसभा की अपनी अलग से कमेटी है जिसमें 10 मेंबर देखने को मिल जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि जो सेमी जुडिशियल नेचर के अंदर ये बात अपने आप में करेक्ट है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी हो, कुछ एग्जामिन करना हो किसी चीज़ को, ठीक है ना? तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के जो अलग-अलग केसेस होते हैं उनको एग्जामिन करते रहता है एंड प्रॉपर रिकमेंडेशन दे सकता है, तो एक तरह से आप इसको सेमी जुडिशियल कह सकते हो। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे आपके लिए दे भी रखी है। उसी तरह से एक मैंने फैक्चुअल होमवर्क दिया था आपको, यहाँ पे पूछा था कि इंडिया किस-किस चीज़ का टॉप प्रोड्यूसर है। तो यहाँ पे आप समझना कि जब हम बात करते हैं ना मिल्क, पल्सेस एंड जूट, इसका इंडिया दुनिया भर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और जब हम बात करते हैं राइस, व्हीट, शुगरकेन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल, फ्रूट एंड कॉटन, इसका इंडिया दुनिया भर में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये कुछ फ़र्क आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना? तो पहली स्टेटमेंट जो कह रहा है ना, हाँ जी, यहाँ वन ऑफ द टॉप लिखा था, डेफिनिटली ये बात ठीक है, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। देखो समझना दूसरी स्टेटमेंट क्या है। अगर हम बात करें ना बेवरेज सेक्टर की, तो इंडिया दुनिया में 15वें नंबर पे रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड। पर अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की टर्म्स के अंदर, तो इंडिया टॉप 50 के अंदर भी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया में जो डिमांड है ना, वो लो शुगर, नो एडेड शुगर ड्रिंक्स इस तरह की है, क्योंकि हेल्थी तो नहीं बोलूँगा, पर लो शुगर की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है? अब इंडिया में शुगर सब्सिडीज़ दे भी दी हमने, पर जब दुनिया में शुगर वाली ड्रिंक्स की डिमांड ही नहीं है, तो हम कैसे उसके अंदर वर्क करेंगे? नहीं कर पाएँगे ना। इंडिया में एक्चुअली अगर नोटिस करो तो बहुत हाई जीएसटी रेट्स हैं इसके रिगार्डिंग, तो ये दिक्कत आती है। तो सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल गलत हो जाएगी। टॉप 10 छोड़ो, हम टॉप 50 एक्सपोर्टर में भी नहीं आते। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट थी, दूसरी गलत है। तो कौन-सी सही है? आपकी ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनलीएस ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।